तो शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन बिहार। ये पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हमने एंसेंट हिस्ट्री बिहार स्पेशल का देख चुके हैं। अभी हम लोग मेडाइवल देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिहार में तुर्क शासन से। ठीक है। तो बिहार में तुर्क सत्ता को पहली बार किसने स्थापित किया? बख्तियार खिलजी को श्रेय दिया जाता है। ठीक है। इसने 12वीं और 13वीं शताब्दी के उत्तर उत्तरार्ध में कर्मनासा नदी के पूर्वी तट की ओर आक्रमण किया। किसने किया? बख्तियार खिलजी ने। 1198 ईस्वी में बिहार के ओदंतीपुर, जो कि बिहार शरीफ में है, पर बख्तियार खिलजी की पहली विजय थी। ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ कौन सा इसका विक्ट्री था? तो उदंतीपुर। ठीक है, जो कि बिहार शरीफ में है। उसके बाद नदिया, जो बंगाल में है, उस पर आक्रमण किया। और वहाँ के राजा कौन थे? राजा लक्ष्मण सेन। ठीक है। फिर इसने गंगा नदी के दक्षिणी भाग पर कब्जा कर और अपना आधिपत्य जमाया और उसके राजधानी को कहाँ बनाया? लखनौती, जो कि इसको लक्ष्मणवटी भी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले इल्तुतमिश बिहार में सैनिक अभियान करने वाला पहला पहला सुल्तान बना दिल्ली सल्तनत से। ठीक है। ठीक है, जो कि स्लेव डायनेस्टी से था, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं? मामलुक डायनेस्टी। ठीक है। तो उसमें इल्तुतमिश जो है वो यहाँ पे अपना बिहार में अपना सैनिक अभियान चलाया और वो पहला सुल्तान बना। इसने बंगाल के शासक को 1225 ईस्वी में हराकर बिहार पर अधिकार किया। इल्तुतमिश के बाद बिहार पर अधिकार स्थापित करने वाला शासक बलबन था। ठीक है। बलबन एक का अपना एक अलग हिस्ट्री है। ठीक है। और काफी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री रहा है बलबन का। दल चालीसा से निकल के इसने अपनी बेटी का शादी अ, दिल्ली सल्तनत के इससे कराया। नसरुद्दीन से था शायद, हाँ नसरुद्दीन ही था, उससे कराया। फिर उसके बाद खुद दिल्ली सल्तनत में सुल्तान बना। और ऑल टुगेदर बोला जाता है कि लगभग 40 साल तक इसने दिल्ली सल्तनत पे शासन किया। 20 साल दल चालीसा के नायब बन के और 20 साल एज अ सुल्तान। ठीक है। बंगाल का शासक तुगरिल खां के विरोध को दबाने में सफल रहा और तत्पश्चात बिहार पर नियंत्रण स्थापित किया। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक जो है ने कर्नाट वंशीय शासक हरि सिंह को पराजित किया और तुगलक काल में ही तिरहुत को दिल्ली के अधीन किया गया था और उसका नाम तुगलकपुर रखा गया था। मोहम्मद बिन तुगलक, इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक के बाद कौन सा है? मोहम्मद बिन तुगलक। इसने अपने शासन की जानकारी का मुख्य स्रोत सरफुद्दीन याहा मेनरी की रचना है। ठीक है। राजगीर के जैन मंदिर के अभिलेख में फिरोज शाह तुगलक द्वारा अनुदान दिए जाने की बात कही गई है। तुगलक काल में राजधानी बिहार शरीफ को बनाया गया था, जो कि आधुनिक नालंदा, जो कि उदंतीपुर का महाविहार यहीं पर है, जिले में है। फिरोज शाह भी अपने बंगाल अभियान के दौरान बिहार आया था। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सिकंदर लोदी के बारे में। सिकंदर लोदी ने दरिया खान लोहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया। सिकंदर लोदी ने किसे नियुक्त किया? दरिया खान लोहानी को। उसके बाद उसका पुत्र बहार खान लोहानी ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। बहार खान लोहानी 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में बाबर से पराजित हो गया। ठीक है। बिहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तबकाते नासिरी, जो कि मिनहाज की रचना है, में 13वीं शताब्दी में मिलता है। तुगलक काल के महत्वपूर्ण नाम बिहार के प्रशासक के लिए मालिक इब्राहिम का है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि इसमें अफगान शासक जब आए, तो बिहार में अफगान शासक की शुरुआत लोधी वंश से होती है। इसकी मुख्य चर्चा सूरी वंश की है। ठीक है। मतलब सूरी वंश से बिहार जो है, इसकी मेडाइवल टाइम में, मेडाइवल हिस्ट्री में अगर बिहार बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ तो वो सूरी वंश के कारण। ठीक है। सूरी वंश के बारे में बात करते हैं तो हसन खां सूर सासाराम के जमींदार और सूरी वंश के संस्थापक थे। वह लोधी वंश के शासन काल में कार्य की खोज में भारत आए थे। हसन पंजाब में होशियारपुर के पास बजवारा में आकर बस गए और उसने एक हिंदू जमींदार रायमल के यहाँ नौकरी कर ली।
हिसार फिरोजा से जमाल खान को सुल्तान सिकंदर लोधी ने जौनपुर के फौजदार पद पर नियुक्त किया और दक्षिण बिहार को स्थानांतरित कर दिया और वह अपने साथ हसन को भी ले गया तथा जमाल खान के कहने पर सुल्तान ने उसे हसन को तीन गांव इब्बासपुर, सहसराम और हाजीपुर टांडा की जागीर का कार्यभार दिया। उसके बाद बात करते हैं शेर शाह सूरी के बारे में। तो इनका प्रारंभिक जीवन, इनका वर्ष जो है 1472 ईस्वी में होशियारपुर पंजाब में हुआ और इनका वास्तविक नाम फरीद खान था। प्रारंभिक जीवन की हम बात करें तो शेर शाह सूरी अपने एक अफगान आदिवासी प्रमुख के पुत्र थे और उन्होंने अपने पिता के अधीन प्रशासनिक कार्यों का प्रशिक्षण प्राप्त किया। बात करते हैं राजनीतिक और सैन्य जीवन के बारे में। तो जौनपुर और बिहार का नियंत्रण शेरशाह सूरी ने वर्ष 1530 में जौनपुर पर अधिकार किया और वर्ष 1534 में बिहार को जीत लिया। मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष, शेरशाह सूरी ने मुगल सम्राट हुमायूं के विरुद्ध कई युद्ध लड़े, ठीक है, जैसे कि 1539 में चौसा का युद्ध, 1540 में कन्नौज, और इसमें क्या हुआ, हुमायूं को हराया और दिल्ली का वह सुल्तान बन गया, ठीक है। अगला बात करते हैं कि जब फरीद खान अ, अपने संरक्षक बहार खान लोधी की सेवा में थे तो उन्होंने जंगल में अकेले ही एक शेर का सामना किया और उसे मार गिराया। इसी बहादुरी और इसी साहस का इनके जो है शेर शासक का नाम मिला इनको, ठीक है, या फिर शेर खान का उपाधि मिला और किसने दिया, बहार खान लोधी ने, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं शासनकाल। शेरशाह सूरी का शासनकाल 1540 ईस्वी से लेकर 1545 ईस्वी तक रहा। प्रशासनिक सुधार की हम बात करें तो शेरशाह सूरी ने भूमि की माप और वर्गीकरण की एक व्यवस्थित प्रणाली बनाई। इसमें किसानों से सीधे कर वसूलने के लिए पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था की। नया राजस्व प्रणाली, जब्त प्रणाली को भी लागू किया। शेरशाह सूरी ने कई महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण कराया जिसमें कि सबसे प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड है जिसको जीटी रोड बोलते हैं, जो बंगाल से पेशावर तक फैला हुआ। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ग्रैंड ट्रंक रोड कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो बंगाल से पेशावर तक फैला हुआ है। उन्होंने एक संगठित डाक व्यवस्था की भी स्थापना की जिससे संचार में सुधार हुआ। शेरशाह ने एक स्थायी और संगठित सेना का भी गठन किया। उन्होंने सैनिक के लिए नगद वेतन और उनके सैन्य रिकॉर्ड रखने की प्रणाली को प्रारंभ किया। शेरशाह ने सैनिकों के लिए विस्तृत सैन्य रिकॉर्ड रखने की प्रणाली भी प्रारंभ की। उसके बाद बात करते हैं कि शेरशाह सूरी धार्मिक रूप से सहिष्णु थे और उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच समानता की नीति अपनाई। शेरशाह सूरी ने कई महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण कराया जैसे दिल्ली में स्थित किला, इस प्राणी किला, इसे प्राणी किला भी कहते हैं, और शेरशाह सूरी का मकबरा जो कि सासाराम बिहार में है और काफी फेमस है, इसका भी निर्माण इन्होंने ही कराया था। और इनकी मृत्यु जो है 22 मई 1545 को कालिंजर के किले की घेराबंदी के दौरान एक उक्का नामक आगे शस्त्र चलाने के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद इनकी मृत्यु के बाद इनका पुत्र इस्लाम शाह सूरी ने शासन संभाला, लेकिन शेर शाह की मृत्यु के बाद के कुछ वर्षों बाद ही सूरी साम्राज्य का पतन हो गया और मुगल सम्राट हुमायूं ने पुनः दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित किया। दाऊद खां करारानी बिहार में अंतिम अफगान शासक बने। कौन थे? दाऊद खान करारानी। अब बात करते हैं बिहार में मुगल शासक। तो 1580 में बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा का दर्जा प्राप्त हुआ। अकबर ने बिहार को साम्राज्य अपने साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण सूबे के रूप में शामिल किया। उन्होंने प्रशासनिक सुधार किए। तो बात करते हैं अकबर के शासन के बारे में। तो अकबर के शासन में अकबर ने राजा मान सिंह को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया, जिन्होंने यहाँ कई महत्वपूर्ण विकास कार्य किए और प्रशासन को संगठित किया। इसने राजमहल को भी राजधानी बनाया तथा उसे अकबर नगर नाम दिया।
अकबर के पुत्र जहांगीर के शासनकाल में भी बिहार, मतलब जहांगीर का और शाहजहां के बारे में बात करते हैं, तो अकबर के पुत्र जहांगीर के शासन काल में भी बिहार की स्थिति स्थिर रही और मुगल प्रशासन ने यहाँ शांति और व्यवस्था बनाए रखी। इसके आत्मकथा में खोखरा देश, जो कि छोटा नागपुर में सोने की प्राप्ति का उल्लेख है, यहाँ के हीरो पर भी मुगल का नियंत्रण था। इसने अपने पुत्र परवेज को बिहार का गवर्नर बनाया और पर वह प्रथम मुगल राजकुमार था जो कि बिहार का गवर्नर बना। शाहजहां के शासन में बात करें तो शाहजहां के समय में बिहार का आर्थिक और सांस्कृतिक विकास जारी रहा। इस काल में पटना और आसपास के क्षेत्रों में व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियां, ठीक है, का विस्तार हुआ। गवर्नर मिर्जा सफी जो कि शाहजहां द्वारा नियुक्त किए थे ने बिहार में शाही ईदगाह बनवाया। औरंगजेब के बारे में बात करते हैं तो प्रशासनिक नियंत्रण के बारे में बात करते हैं तो औरंगजेब के शासनकाल में भी बिहार मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना रहा। इसने अपने पौत्र राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया। इसने पटना का पुनर्निर्माण करा कर इसका नाम अजीमाबाद रखा। उन्होंने अपने शासन को बनाए रखने के लिए स्थानीय जमींदारों और उत्तराधिकारियों के साथ कड़ी निगरानी रखी। इस काल में बिहार में इस्लामी संस्कृति और स्थापत्य कला का विकास हुआ। इसके शासनकाल में कई मस्जिदें, मदरसे और मकबरे की बनवाई गई। उसके बाद बात करते हैं बहादुर शाह प्रथम के काल में अजीम उशान बिहार एवं फर्रुखसियार बंगाल का नवाब नियुक्त किया गया। 1713 में फर्रुखसियार ने पटना में मुगल बादशाह के रूप में राज्याभिषेक कराया। यह प्रथम मुगल शासक हुआ जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था। 1733 ईस्वी में बिहार बंगाल के नवाब के नियंत्रण में आ गया, ठीक है। बिहार के में उप नवाब या नायब सूबेदार को बोलते हैं की नियुक्ति प्रारंभ हुई। अलीवर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार नियुक्त किया गया और 1740 में अलीवर्दी खान ने बंगाल के नवाब सरफराज खान की हत्या कर बंगाल का नवाब बन गया। अब बात करते हैं चेरो वंश के बारे में। तो चेरो वंश बिहार और झारखंड के क्षेत्रों में प्रभावी और एवं महत्वपूर्ण मध्यकालीन राजवंश था। इस वंश के शासकों ने मुख्यतः पलामू, जो कि झारखंड में है, शाहाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों में शासन किया। इसके बारे में बात करते हैं, इस चेरो वंश का इतिहास के बारे में बात करते हैं तो इसका मूल क्षेत्र का पता लगाना कठिन है, लेकिन ये आदिवासी जनजाति से संबंधित थे जो धीरे धीरे शासक वर्ग में परिवर्तित हो गए। 16वीं और 17वीं शताब्दी में चेरो शासकों ने पलामू और आसपास के क्षेत्रों में अपने राज्य का विस्तार किया और इसके बाद एक और इसके प्रमुख शासक कौन कौन थे तो मेदिनी राय चेरो वंश का एक प्रमुख शासक था जिसने पलामू किले का निर्माण कराया। इसके बाद इसका पुत्र प्रताप राय राजा बना। राजा रघुनाथ शाह के बारे में बात करते हैं, एक और महत्वपूर्ण शासक थे जिसने अपने राज्य का विस्तार और शासन में को बढ़ावा दिया। चेरो के बारे में इसका स्थानीय कला, संस्कृति और वास्तुकला को इन्होंने प्रोत्साहित किया और इनमें किलों, जलाशय और अन्य संरचनाओं का भी निर्माण कराया गया। 17वीं शताब्दी के अंत में मुगलों के साथ संघर्ष और आंतरिक कलह के कारण चेरो वंश का पतन हो गया और ब्रिटिश अ, औपनिवेशिक काल में चेरो वंश का प्रभाव समाप्त हो गया। इसी के साथ हमारा मेडाइवल हिस्ट्री का रिवीजन खत्म होता है। मेडाइवल हिस्ट्री, बिहार स्पेशल मेडाइवल हिस्ट्री समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। विद दैट नोट आज की सेवा समाप्त।